नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उत्कर्ष का ठीक है। सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके 1000 क्वेश्चन, ठीक है। 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित भारतीय इतिहास का 2 पार्ट में अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए प्लीज़। भारतीय राज्य व्यवस्था का भी एक पार्ट अपलोड किए, दूसरा पार्ट अपलोड करना चाह रहा है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को शेयर कर दीजिए प्लीज़। भारतीय राज्य व्यवस्था 300 क्वेश्चन अपलोड, भारतीय इतिहास का 200, राज्य व्यवस्था का 100, 300 हो गया। 301 नंबर से चलेंगे, ठीक। 300 क्वेश्चन पढ़ दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। जो भी गलती होगा बोलिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब बोलिएगा तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है भाई। चलिए, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। चलिए, तीन सौ एक नंबर क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। अनुच्छेद प्रावधान है। अनुच्छेद 64 जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। अनुच्छेद 66 में क्या होता है? अनुच्छेद 66 से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 अन्य आकृतियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, ठीक है। अनुच्छेद 71 हो गया उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, ठीक है। चलिए, थैंक यू। देख लीजिए व्याख्या सहित। अनुच्छेद 64 हो गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 66 हो गया उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 70 हो गया अन्य आक्रमकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य। अनुच्छेद 71 हो गया उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। चलिए, थैंक यू। 302 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? बताइए। 1/6 क्या है? 1/6। निम्नलिखित में से कौन से युग्म असुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म असुमेलित हैं? अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव असुमेलित हैं, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए आगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि है 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 वर्ष तक है, एक दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। चलिए, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद को कौन तय करता है? भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह कहना सही है कि यह
यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है बताइए। यशवंत राव चौनसी बीपी सिंह, ये सुमेलित गलत तो है और सब सही है। मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई बाबू जगजीवन राम, चंद्रशेखर चौधरी देवीलाल। ठीक है, चलिए आइए देखिए। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी, यशवंत राय, क्या क्वेश्चन क्या है? उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, यशवंत राय। ठीक है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया बताइए। 91 संविधान संशोधन द्वारा। आइए 310 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का एक सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यकता रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, तब नियुक्ति होगा। ठीक, किसी एक व्यक्ति को जो किसी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है। इस समय विधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री का पद रिक्त माना जाएगा। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। उनकी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं बताइए। केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान के 3 स्तर के मंत्री उल्लेख हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सी नंबर। ठीक है, ये सही नहीं है। संसदीय सचिव के संदर्भ में संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। गलत बात। ठीक है, देख लीजिए भाई, सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। देखिए, अनुच्छेद 75 का ए क्या कहता है बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये कहता है। 4 नंबर में चल जाएगा। अनुच्छेद 75 का 1। अनुच्छेद 75 का 2 क्या बोलता है पता है? 3 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। 3 नंबर चले जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 का 3 चल जाएगा 2 में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, 2 नंबर में चल जाएगा। अनुच्छेद 75 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाएगा, 1 नंबर में। ठीक है, चलिए
अनुच्छेद 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 का 2 मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रश्न पद धारण करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रश्न पद धारण करेंगे। 75 का 3 मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 का 4 राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह तक। निम्नलिखित में से मंत्रियों के बीच कार्य निम्नलिखित में से मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुमति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिनों तक। 60 दिनों तक। 60 दिनों तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266। निम्नलिखित में से नई विभागीय समिति प्रणाली कब से लागू हुई? निम्नलिखित में से नई विभागीय समिति प्रणाली कब से लागू हुई? वर्ष 1993। वर्ष 1993। वर्ष 1993। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है? संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की। निम्नलिखित में से संविधान कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है? भाग 5। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा?
महान्यायवादी को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्ति किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता है। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए। उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? भारत सरकार का विधिक सलाहकार। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, सी नंबर। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। उपर्युक्त सभी भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के न्यायवादी संदर्भ में सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति से करता है। भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा का मुखिया होता है महालेखा परीक्षण। क्या होता है? महालेखा परीक्षण। भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की व्याख्या का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद का सृजन किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद पर सृजन किया गया है? संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं? 3 प्रतिवेदन। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को डैश का की अंक का कौन कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को डैश का की अंक का कौन कहा जाता है? लोक
लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। लेखा परीक्षा बोर्ड, ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? लेखा परीक्षा बोर्ड, ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1968, वर्ष 1968 में, वर्ष 1968 में। लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का महाकाल होता है 6 वर्ष अवधि तथा 65 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति, बी नंबर राष्ट्रपति। चलिए ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अनुसूची के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञा करते हैं? अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143 में है। ठीक, चलिए आइए सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए, मिलान। चलिए अनुच्छेद 136 किसके साथ जाएगा बताइए? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद ये अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष, ये 2 नंबर पे जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। ठीक है, 3 नंबर पे जाएगा। अनुच्छेद 138 जाएगा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि है, ये तो 1 नंबर चल जाएगा। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुशंसिक शक्तियाँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है 33 + 1, 33 + 1। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? दो प्रकारों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया है कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया है कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन भू संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है? केशवानंद भारतीवाद। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने का वाध्यता संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई है? निम्नलिखित में से कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन की अधिनियम की चुनौती दी गई है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संविधान संशोधन के संबंध में संविधान संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से बाद में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है? गोलकनाथ मामले में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान के दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य संबंधों में संबंधित नहीं है? दांतेवाला आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इस सूची में शामिल नहीं है भूमि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र। राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था? राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1969 में। पूछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पूछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2007। सूची 1 सूची 2 में मिलाइए।
आनंदपुर साहब प्रस्ताव किया था 1973 में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। पश्चिम बंगाल स्वर्ण पत्र हो जाएगा वर्ष 1977 में। राजमन्नार समिति हो जाएगा वर्ष 1969 में। ठीक, देख ली। संविधान के कौन से भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है? संविधान के कौन से भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 12। केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 2011, 25 जनवरी 2011। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 21 से घटाकर 11 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? विनिर्माण सुधारों से। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु। सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 316 चल गया कि किसमें? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 20 हो गया लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 322 हो गया लोक सेवा आयोग के खर्च। अनुच्छेद 23 हो गया लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? 19 फरवरी 2004, 19 फरवरी 2004। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 89वां संविधान संशोधन 2003। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को कब पारित किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को कब पारित किया गया? वर्ष 1993।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 1 फरवरी 2015। नीति आयोग के पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1992, 6 अगस्त 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? केंद्र राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मताधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष की अवधि तथा 70 वर्ष की आयु। 3 वर्ष की अवधि तथा 70 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन से शामिल हैं? कौन कौन से शामिल हैं बताइए। 1, 4, 5। प्रधानमंत्री है, दोनों सदनों के मुख्य व्यक्ति सदस्य हैं, केंद्रीय महामंत्री है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005, 2005, 2005। मुख्य सूचना आयोग और अन्य सूचना आयोग की समयावधि होती है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1964 में। वर्ष 1964 में। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ? के स्थापना समिति। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग और सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु। 4 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु। विहसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति 13 मई 2014। ठीक है, आज व्यवस्था खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।